नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स हब पर। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा 6th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन 4-5 सालों में वो सारे सवाल को लेकर मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूं। तो आप लोग का समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग पीडीएफ में चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा गया है। ओके, देखिए ये पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ प्लेटिनम इज 0.001 ओके, देन इट्स रिलेटिव परमेबिलिटी इज 1.00, 0.999 और 1.001 और ये आपका 0। तो बोल रहा है कि इसमें आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है किसका, प्लेटिनियम का। अच्छा आप ये बताओ जो प्लेटिनियम है, प्लेटिनियम का ये जो प्लेटिनियम है एक ऐसा सबस्टांस होता है, पारामैग्नेटिक सबस्टांस होता है। ओके, और जो पारामैग्नेटिक सबस्टांस का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो क्या होता है, 1 से लेकर एक कोई नंबर ले लेते हैं अल्फा। अल्फा क्या है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर, ए स्मॉल नंबर है, सॉरी अमाउंट नहीं स्मॉल नंबर है ये। ओके, तो आप इसमें देख लो कि 1 से ज्यादा किसमें है, तो ऐसे भी आप समझ जाइएगा कि ये ऑप्शन नंबर कुछ 1 से अधिक आएगा। और ऐसे भी आप रिलेशन आप देख लो, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो यहां पे आपसे दिया गया है कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.001 और ये 1, और इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.001। इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, एक तो होगा नहीं, ये भी नहीं, 1 से कम है ये भी नहीं होगा, एक से बड़ा वैल्यू होना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा सबस्टांस है तो पारामैग्नेटिक सबस्टांस है। 0 तो होगा नहीं, तो ये किसका है, ये वाला वैल्यू होना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, क्या ये 0001 दिया हुआ है, ये कितना चाहिए 1.001। आप ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं भी पता है कि गिवन मटेरियल किस टाइप का मटेरियल है, पारामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, तो ऐसे केस में आपको ये फॉर्मूला ही काम देगा, है ना। वैसे भी आप थोड़ा सा आप रिवीजन, क्विक रिवीजन आप कर लो। क्विक रिवीजन में आप ये देखो कि जो डायमैग्नेटिक सबस्टांस है, डायमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो -1 से लेकर 0 तक होता है। ओके, पारामैग्नेटिक के लिए ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो 1 से लेकर फ्यू नंबर मतलब स्मॉल नंबर तक रहता है। और यही यदि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस रहा तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो ग्रेटर देन 1000। ये आप जरूर याद रखिएगा, है ना। आप इसे देख लीजिए, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है और इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे आप जरूर लगा लीजिएगा, इतना बहुत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है द डायमेंशन फार्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन फार्मूला कितना होगा यही निकालना है। तो आप सीधा सीधे आप समझो, म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, M इज इक्वल टू, आप ऐसे फाई इज इक्वल टू M इंटू आई, तो M का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई अपॉन आई। फाई क्या है आपका
फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये करंट है। फाई का वैल्यू क्या होगा, बी इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया डिवाइडेड बाय करंट। ओके, ये कॉस फाई भी होता है, तो कॉस फाई का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, जिसको डायमेंशन में जब डायमेंशन निकालते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो क्या हो जाएगा, बी ए आई। अच्छा, आप यहाँ पे आप देखो, ये करंट है, ये एरिया है, और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब चूंकि यहाँ पे आप देखिएगा F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा। ओके, तो ये B का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, F क्यू भी साइन थीटा। तो ये तो डायमेंशन में काउंट होगा नहीं, क्योंकि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो सिर्फ यहाँ पे जो जो वही रखते हैं जिसको डायमेंशन, ये F, ये एरिया पहले से था यहाँ पर, और ये नीचे आ जाएगा क्यू भी और ये आई। देखा जाए तो ये फोर्स है, तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, एम एल टी के पावर -2। ओके, एरिया क्या क्या हो गया, एल स्क्वायर हो जाएगा। चार्ज है, तो चार्ज का क्या होता है, एटी होता है, और वेलोसिटी होता है एल टी के पावर -1 होता है, और आई मतलब करंट, करंट का क्या हो गया, ए हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ए आएगा एम, ए आप इधर ध्यान से देखोगे तो एक चीज समझ में आ रहा है, ए एल और ए वाला एल कैंसल, तो ए एल स्क्वायर बच जाएगा। ओके, एक टी माइनस में नीचे है, एक टी प्लस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, केवल टी के पावर -2 बचेगा। और यहां पर एक ए वाला बच गया और एक ए वाला बच गया, ये ए स्क्वायर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ए के पावर -2 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका डायमेंशन हो गया किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। ये आप लोग याद रखिएगा, कैपिटल एच से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन हुआ। अब इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -2, तो ये पहला ही ऑप्शन है। ओके, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -2, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आप देख लो इसे। The magnitude of electric and magnetic fields in an electromagnetic waves are related as, तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हो तो किसका बात करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट c, ये हो जाएगा E0 और ये हो जाएगा B0। अब यहां से आप रिलेशन निकालोगे तो E0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इंटू B0। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन, है ना। इस तरह के क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं जैक बोर्ड में तो बहुत ही आसान है, आप यदि चाहोगे तो 70 में से 70 बना के लेके आओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इंक्रीज 2 times each द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपको बोल रहा है कि एक दो म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही एक सवाल है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है म्यू नॉट N1 N2 A और ये लेंथ L। ओके, तो ये क्या है, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ N2 क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो कुल मिला के आप देखोगे M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, N1 इंटू N2 का। अब बोल रहा है कि दोनों कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको दुगुना कर दिया गया। आप इसको जब दुगुना करोगे तो क्या हो जाएगा, नया कितना बन जाएगा, M डैश यदि आप निकालना चाहोगे तो 2N1 इंटू 2N2, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू N1 N2। बाकी बात रिमेनिंग फैक्टर क्या है, सेम है,
क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉइल का दोनों का सेम है, लेंथ सेम है, सिर्फ केवल क्या बढ़ा दिया गया, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों का दुगुना कर दिया गया। तो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन, 4 टाइम्स। कितना टाइम्स, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो देख लो, तो बिकम्स 4 टाइम्स, बिकम्स म्यूचुअल इंडक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। इट इज द करेक्ट आंसर। आप यदि फॉर्मूला याद रखोगे तो कोई भी फैक्टर घटाने या बढ़ाने से म्यूचुअल इंडक्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आराम से निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, तो इसको आप देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बोल रहा है, ये सिंपल सी थ्योरी पर बेस्ड है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग, तो आप लोग जानते होंगे कि करंट का डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए 2 लॉ दिया गया था। एक था लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और एक था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है वो अप्लाइड करंट के लिए है। बाहर से यदि हम करंट दे रहे हैं सर्किट में और उस जगह पे हम लोग यदि डायरेक्शन निकाल रहे हैं करंट का, तो वहां पे हम लोग फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल निकालेंगे। और जहां पे करंट अपने से जनरेट हो रहा है, मतलब इंड्यूस्ड हो रहा है करंट, वहां पर हम लोग कौन सा लॉ लगाएंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे। ओके, तो यहां पे हम थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे, ओके, तो फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये किसके लिए डायरेक्शन, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड करेंट। ये हम लोग बाहर से यदि करंट अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए डायरेक्शन निकालने का काम में आता है। ओके, और एंड फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल फॉर इंड्यूस्ड करंट के लिए। किसके लिए, इंड्यूस्ड करंट के लिए। आप लोग को पता होगा ये दोनों लॉ क्या है ना, नहीं पता मैं बताता हूं। ये मेरा लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग्स का, है ना, तो ये क्या बतलाएगा, मेरा मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बतलाएगा। ये मेरा 4 फिंगर जो है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और ये क्या बतलाएगा, फोर्स का डायरेक्शन। ओके, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब सिमिलरली आप इस ऐसे आ जाओ, तो ये मेरा राइट हैंड रूल है, तो ये मेरा राइट हैंड का ये देख लो, आप तीनों को इस तरह से स्ट्रेच करो कि तीनों मिडिल फिंगर, 4 फिंगर और थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो ये करंट हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो ये इंड्यूस्ड करंट होगा। राइट हैंड रूल में, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल में ये क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और लेफ्ट हैंड रूल में अप्लाइड करंट होगा, ये आप जरूर याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी मार के आ जाइएगा, है ना। तो इसमें देख लीजिए, लेंज लॉ नहीं, लेंज लॉ नहीं है, लेंज लॉ डायरेक्शन नहीं फाइंड करता है करंट का, ठीक है। ये है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे ए एंड बी तो होगा नहीं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए, अप्लाइड करंट के लिए। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अनदर कॉइल ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द वन कॉइल। आप बताओ कि जब भी करंट किसी एक कॉइल में चेंज होता है और उसके कारण उसके रखे हुए बगल का कॉइल में यदि ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, तो उस फेनोमेना को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ये वन लाइनर है,
म्यूचुअल इंडक्शन इसको कहा जाता है। ओके, आप कुल मिला के ऐसे समझो, एक कॉइल है, एक दूसरा कॉइल हम लोग यहां रखे हुए हैं। अच्छा, जिसमें इसमें हम क्या करते हैं कि एक अल्टरनेटिंग सोर्स डालते हैं, ईएमएफ अल्टरनेटिंग, जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड अपने आप चेंज हो रहा है। अधिक करंट का मैग्नीट्यूड इसमें चेंज होगा तो इससे निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, और इससे निकल के कहां लिंक हो रहा है, सेकेंड कॉइल, जिसको हम लोग, अच्छा इसको जिसमें हम अप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉइल कहा जाता है। और जिसमें लिंक हो रहा है फ्लक्स उसको कहा जाता है सेकेंडरी कॉइल। तो फ्लक्स चेंज होने के कारण इस कॉइल में क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम कहते हैं कौन सा फेनोमेना, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ओके, तो आगे की तरफ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, ये तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, फिर भी आप यहां आ गए तो इसको आप समझ लो। और व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फाइंड द फार्मूला ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। सबसे पहले पहला क्वेश्चन का आप जवाब दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका जन्मदाता तो आपको पता है फैराडे है। तो फैराडे ने बताया था क्या, कहते एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। क्या परफॉर्म किए थे कि जब भी किसी भी क्लोज्ड कॉइल के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के कारण उसमें करंट फ्लो होगा। इस पार्टिकुलर फेनोमेना का नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप इसे अच्छे से लिख भी सकते हो, द प्रोडक्शन ऑफ induced EMF due to the production of induced EMF due to change in magnetic flux across the closed coil is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन का जवाब। इसी में बोल रहा है फाइंड द फार्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फैराडे 2 लॉ दिए थे। उन्होंने बताया था कि जब तक, पहला लॉ था जब तक किसी भी कॉइल के अक्रॉस फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, मतलब करंट भी उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं होगा। जब जब फ्लक्स चेंज होगा तभी उसमें क्या पॉसिबल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो पहला लॉ ये था। दूसरा लॉ क्या था कि आप जिस रेट के साथ आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। मतलब कुल मिला के ए जो था E इज इक्वल टू क्या था, डी फाई अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द कॉइल। ये था हमारा क्या, फैराडे क्या। लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेंज, है ना। लेंज, उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है वो अपने ही कारण को अपोज करता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकता है। तो इसीलिए साइन यहां पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। यदि आप लेंज लॉ को यदि स्टेट करना चाहिएगा तो स्टेट कैसे होगा हम बता देते हैं। लेंज लॉ
तो लेंज लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ induced current is such that it opposes its cause, that is, it opposes the change in magnetic flux through the coil. मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकता है। कैसे रोकता है आप उसके भी समझ लो। ये समझ लो ये कॉइल है, ओके, ये कॉइल है, यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहां पे आप एक मैग्नेट रख रहे हो। इसका मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आप यदि इसको दूर ले जा रहे हो, कॉइल से आप दूर ले जा रहे हो, तो ये जो कॉइल का जो ए वाला एंड है ना, ये साउथ पोल के जैसा काम करेगा और ये वाला एंड कैसा काम करेगा? नॉर्थ पोल के जैसा काम करेगा। करंट कैसे होगा? ऐसे होगा। तो आप देख लो, ऐसा आप दूर ले जा रहे हैं और ये वाला एंड साउथ पोल के जैसा काम करेगा मैग्नेट का, तो ये अपोजिट पोल है, तो अपोजिट पोल का एक दूसरे से दूर जाएगा नहीं, क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इसको दूर होने से रोक रहा है और ये जब तक यहां से दूर नहीं होगा या दूर या पास नहीं होगा तब तक इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ओके, अब इसका दूसरा उल्टा आप ले लो। यदि ये कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसको आप पास ला रहे हैं, तो पास लाइएगा ना, तो ये नॉर्थ पोल के जैसा काम करेगा। कॉइल का ए वाला एंड, जो पास वाला जो एंड होगा कॉइल का, वो नॉर्थ पोल के जैसा काम करेगा और ये साउथ पोल का। अब बताइए, ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल क्या करेगा? रिपेल करेगा, मतलब इसको पास होने आने से रोकेगा। तो मतलब जिसके कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था, है ना, उसी को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। यही चीज कौन बतलाए थे? लेंज बतलाए थे। जबकि फैराडे हमको ये चीज हम लोग को नहीं बतलाए थे, सिर्फ उन्होंने ये बतलाया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज्यादा होगा वो कितने के बराबर होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। ओके, यहां पे साइन माइनस नहीं था, किनका में? फैराडेज लॉ में। लेकिन जैसे ही लेंज लॉ की बात करेंगे तो लेंज लॉ उन्होंने बाकायदा इसको प्रूव करके बताया था और साइन यहां पे क्या लगा दिया था? माइनस। अच्छा, यदि नंबर ऑफ टर्न्स यदि ज्यादा है, मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो आप इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दोगे? n से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा कॉइल में, उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आप इसको एक बार ध्यान से देख लो, सारे एक्सप्लेनेशन का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, खत्म हो गया, है ना। तो आप एक बार देख लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। और ये हजारीबाग का ये पहला ऐसा चैनल है जहां पर आपको नीट, जेई और जैक और सीबीसी बोर्ड का, सारे बोर्ड का यहाँ पर आपको मिश्रण मिलेगा। आने वाले दिनों में हम लोग नीट का क्वेश्चन पेपर अभी आज के दिन हम लोग अपलोड किए हैं 11th क्लास का यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जो एक टॉपिक है इरर्स मेजरमेंट, वहां का जो जितना भी नीट का क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से डील किए हैं और उसको सारा समझाया गया और कुछ होमवर्क भी दिया गया है। आप जरूर उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही है, नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स हब। आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हम लोग को सपोर्ट करें।
धन्यवाद, जय हिंद।